मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज मनी गुरु धन भरसे की इस कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं निवेश के कुछ ऐसे रूल जो आपके पैसे को दुगुना, तिगुना और 4 गुना करने में आपकी मदद करेंगे। इस दिवाली आप इन रूल को फॉलो कर वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन के इस फॉर्मूला को बताने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। परिचय करा देते हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और फिनफिक्स रिसर्च के फाउंडर प्रवीण बाजपेयी का करते हैं शो में स्वागत। हेमंत जी और प्रवीण, बताइए कैसा इस बार का त्योहार आपका रहने वाला है। सबसे पहले स्वागत करती हूँ। मैं प्रवीण आपसे शुरुआत करती हूँ। तो जमकर इस बार हर कोई उत्साहित है इस बार की जो त्योहार को मनाने के लिए। चलिए प्रवीण के पास थोड़ी देर में मैं चलती हूँ। मैं हेमंत जी आपसे पहले समझना चाहती हूँ कि हर त्योहार में हम कोशिश करते हैं कि अब जो लक्ष्मी है, मतलब जो पैसा है, उसमें बढ़ोतरी होती चली जाए। तो हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो कुछ नियम या कुछ ऐसे रूल्स अपने लिए सेट करते हैं जिससे कि हमारे आगे आने वाले दिनों की जो कमाई है वो आगे बढ़ती चली जाए। आपके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग के जो बेसिक जो नियम है, विस्तार से तो हम बात करेंगे, पर जो बेसिक नियम है वो क्या होने चाहिए इस त्योहार में? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। थी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो। इससे पहले कि हम बात करें कि उसके बेसिक रूल्स क्या है, आई थिंक ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली हम करते हैं जब हम अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं, लेकिन एक तरीके से ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। और अगर मैं इसको कहूँ तो बिल्कुल सही होगा ये कहना कि ये कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड जो हमारी स्ट्रेस है उसको कम करता है और इंश्योर करता है कि हमारी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पे जो भी हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हो। तो जब हम एक फाइनेंशियल प्लान की बात करते हैं तो एक तरीके से वो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दिखाते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपके गोल्स क्या है, आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे और किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। तो ये ब्रॉडली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई बहुत ही शायद कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, एक सिंपल प्रोसेस है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डिसिप्लिन करने की जरूरत है। तो ब्रॉडली अगर मैं आपको रूल बताऊं तो सबसे पहली बात तो आपके पास एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पे है। और उसमें बजटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसका। और तीसरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करें तो ध्यान रखें कि रिस्क मैनेजमेंट, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, या चाहे वो एक इमरजेंसी फंड हो, उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रावधान होने की जरूरत है। आपके फाइनेंशियल प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि आपको अगर कभी चेंजेस करने पड़े आपकी सिचुएशन की वजह से या तो मार्केट की वजह से, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो आपको मॉनिटरिंग भी करना है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको थोड़े थोड़े समय पे बदलाव करने हैं, लेकिन हाँ, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आपकी जो टाइम होराइजन है उससे आपको कमिटेड रहना है, क्योंकि वही एक ऐसी मैं कह सकता हूँ रूल है जो इंश्योर करेगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। और सीखिए, आपको कहीं ना कहीं लोगों से बात करके सीखना है। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा एक बहुत एक्सपर्ट बनना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में क्या आ रहा है। आप सुनने आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि जो आपको बताया जा रहा है उसको सुने और फिर डिसाइड करें कि किस तरीके से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। और टैक्स सेविंग पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना। काफी बार एक ऐसा एस्पेक्ट है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग अगर आप अच्छे से करेंगे तो जो आपके हाथ में पैसा आएगा उसमें काफी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ब्रॉडली मैं कहूंगा ये रूल्स हैं, इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा, प्लान करें, इन रूल्स को फॉलो करें, तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर काफी हद तक सिक्योर हो सकता ओके, तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल और इनमें भी कुछ थंब रूल हैं जिनको हम समझने की अब कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें कई बार मालूम चल जाता है कि जो गाढ़ी कमाई हम लगा रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में कितना बढ़ सकती है। और इसके लिए बाकायदा कुछ रूल बनाए गए हैं। इस पर प्रवीण हमें बताएंगे। प्रवीण, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हर कोई चाहता है कि उनका पैसा जल्द से जल्द डबल हो जाए, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये कोई ज्यादा तय नहीं कर सकता। कैसे होगा ये तो हम समझ रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से निवेश करना है, पर कब होगा, क्या इसको पता लगाने का कोई रूल है? जी, नमस्कार स्वाति, आपको और ज़ी के सभी दर्शकों को फेस्टिविटीज़ की बहुत सारी शुभकामनाएँ। बिल्कुल पैसा डबल करना मेरे ख़्याल से हम सबका एज़ इन्वेस्टर्स एक सबसे बड़ा एस्पिरेशन होता है। हमें लगता है कि बस डबल हो जाए मनी और हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो।
पर इस चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए एक हमारे पास बहुत सिंपल रूल है जिसको हम रूल 72 बोलते हैं। और इस रूल में अगर एक निवेशक इस नंबर को 72 को अपने जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं उसके रिटर्न से डिवाइड करें तो उनको ये पता चल जाएगा कि उनका पैसा कितने टाइम में डबल होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। एनएससी का जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है 6.8% का हमें रिटर्न देता है स्वाति। अगर हम इसको 72 को 6.8 से डिवाइड करें तो हमें करीबन 10 साल सवा साढ़े 10 साल का एक अवधि है जो लगेगी पैसे को डबल कर देने। बिकॉज एक 10.5 का हमारे पास यहाँ पे जो मैथमेटिकली एक नंबर निकल के आएगा। यहीं पे अगर हम किसी ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगा रहे हो या हमने कोई घर खरीदा हो, मान लीजिए जो डबल हो गया, हमने 40 लाख का लिया था और वो 80 लाख का हो गया और इसका टाइम आपका 8 साल में डबल हो गया, तो एक्चुअली उस घर ने आपको 9% का यानी कि 9% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक हमें ये पता चल जाता है कि जब हम किसी चीज़ की एक डिस्कशन कर रहे हैं कि इस चीज़ ने हमारा पैसा दुगना कर दिया, हमें ये पता चल जाता है कि उसने कितने रिटर्न पे ये पैसा हमारा दुगना किया है। बिकॉज़ अगर हम इसी नंबर को 72 को टाइम से डिवाइड करें, तो स्वाति एट द सेम टाइम हमें रिटर्न भी पता चल जाता है। यानी कि ये हमें एक टाइम का एस्पेक्ट और एक रिटर्न का एस्पेक्ट दोनों चीज़ें बताता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इस रूल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो है कि इन्वेस्टर्स किसी तरीके के स्कैम से बच सकते हैं। अगर उनको आज कोई बोलता है कि हम आपका पैसा साल में 2 साल में डबल कर देंगे, 2 साल में पैसा डबल करने के लिए आपको 36% का रिटर्न चाहिए। यानी कि एक इन्वेस्टर समझ सकता है कि ये एक बहुत ही हाई रिटर्न है, जिसको पाने में काफ़ी जोखिम होगा। तो एक मेरे ख्याल से एक बेहतरीन तरीका है समझने का इस पूरे सिचुएशन को। ये तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की कैलकुलेशन है प्रबलीन। इसमें ज्यादा कैलकुलेटर की भी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, उंगलियों पर आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी निवेश की गई रकम कितने समय के बाद डबल हो जाएगी। रूल ऑफ 72 वंडरफुल। मतलब मैथमेटिक्स उतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, फिर भी आप 72 डिवाइडेड बाय जितने भी आपका जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उसका ब्याज दर या उनके रिटर्न को डिवाइड कर दीजिए और उतने साल में आपका पैसा डबल होने की पूरी संभावना है। बहुत बेहतरीन। कुछ और रूल्स पे समझूंगी आपसे प्रबलीन। ये जो रूल्स की हम बात कर रहे हैं हेमंत जी, फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ नियम है और उसके अंदर भी कुछ थंब रूल्स है जो यूजुअली हमें पता लगाने में मदद करते हैं कि हमारे जो निवेश की गई रकम है या जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी है किस कदर आगे बढ़ रही है। आपने उसमें सबसे पहला और बेसिक जो पॉइंट बताया जो हम सबको मालूम है वो है अपना एक लक्ष्य क्रिएट करना। अब इस लक्ष्य में भी लोगों में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये लक्ष्य क्रिएट करें कैसे। मतलब है तो बहुत सिंपल सा सवाल, लेकिन इसके बेसिस पे ही आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी तय होती है। तो अपना गोल तय करने का बेसिक जो प्रिंसिपल हो वो आपको कैसे सेट करना चाहिए? स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि हमारे गोल्स क्या है, तो कभी कभी हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, बट हमने देखा है कि इन्वेस्टर जब बैठते हैं अपने गोल्स को डिफाइन करने के लिए तो कभी 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 उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि आप किसी भी इन्वेस्टर से बात किए, जनरली वो कहेंगे हमको वेल्थ क्रिएशन करना है, बट गोल्स को डिफाइन करना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें शॉर्ट टर्म गोल भी होंगे, उसमें मीडियम टर्म गोल भी होंगे और उसमें लॉन्ग टर्म गोल्स भी होंगे। और फिर हर गोल को आपको लिस्ट आउट करना है और लिस्ट आउट करने के बाद आपको उसको एक समय देना है जिसको हम टाइम होराइजन बोलते हैं कि मुझे वहां तक पहुंचने के लिए, अगर मान लीजिए मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ या मैं बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ या मैं घर खरीदने की बात कर रहा हूँ या अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन की बात कर रहा हूँ, तो एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। उसके लिए मेरे पास कितना समय है और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि मुझे उसके लिए कितना पैसा चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म में तो आपको पता है कि देखिए हालांकि इन्फ्लेशन वहां भी काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, तो गोल सेटल करने से पहले आपको एक इन्फ्लेशन को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप आज की लागत लेके चलेंगे तो आप जो कॉर्पस बनाएंगे और जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसमें कहीं ना कहीं गैप होगा। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आप अपनी शुरुआत करते हैं। और मैंने एक जिक्र किया था यहाँ पे बजटिंग का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो इसलिए है कि जब आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं आपको पता चला कि मान लीजिए मेरे पूरे गोल्स के लिए मुझे 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन जब मैं अपनी इनकम को देखता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मेरे पास 15,000 ही मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको एनकरेज करता है कि आप बजटिंग करें, कैसे देखें कि किस तरीके से हम 30,000 पे पहुंचे। इसका मतलब क्या है
कि वो आपको डिफरेंस बताता है कि हम काफ़ी फार क्या है सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को एक ही समझते हैं। लेकिन जब आप बजटिंग करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि सेविंग एक चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। दोनों का इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो गोल्स को आपको डिफाइन करना ही है, उसके बाद आपको एक अज़्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे देखना है कि मुझे कितना पैसा चाहिए। तभी आप देख पाएँगे कि मुझे कितना पैसा है, कितना पैसा मुझे ज़रूरत है और कहीं न कहीं आप या तो अपने टाइम होराइज़न को रीडिफाइन करेंगे या तो फिर आप उनको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। तो कहीं न कहीं जैसे मैंने पहले कहा, एक तरीके से ये आपको रोड मैप देता है कि आपको जो भी लक्ष्य है, आपको जहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह का रोड मैप होगा, कितने पैसे चाहिए, किस तरह की आपकी एसेट एलोकेशन हो। तो जैसे मैंने कहा बजटिंग उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि पहले क्या होता था कि सेविंग होती थी मतलब खर्चे के बाद जो बचा। ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स लोगों ने रियलाइज़ किया कि उससे पैसा बचता नहीं है। तो फिर समझ में आया कि पहले सेव करो और फिर स्पेंड करो और ये जो रोड मैप जो बनता है, ये कहीं न कहीं आपको उसके लिए एनकरेज करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जैसे मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि कर रहे आपकी हैं। लाइफ की हर स्टेज में पैसा बिल्कुल। हो, तो फिर उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ओके। तो आप बता रहे हैं कि पहले जो एक नियम जो आपको अपने फाइनेंशियल जर्नी के लिए तय करना है वो है लक्ष्य क्रिएट कीजिए और जो एक बजट है, बजटिंग जिसका नाम आपने दिया, बेसिकली सिंपल भाषा में आप अपने बचत और अपने खर्च का खाका तैयार कीजिए और देखिए आपकी बचत कहां पर हो रही है, आपको खर्च कितना करना है और आपका निवेश कितना है। और डेफिनेटली जैसे हेमंत जी ने बताया कि आय से बचत फिर निवेश निकालने के बाद जो रकम बचे उसको खर्च कीजिए, उससे आपका बजट बिगड़ेगा नहीं। प्रबलीन के पास जाते। प्रबलीन, आपने एक बेहतरीन फॉर्मूला हमें बताया पैसे दुगने करने का। अब बहुत सारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं क्या ऐसा कोई रूल और भी है जिससे पता चले तिगुना और चार गुना कैसे होगा? जी, जी, बिल्कुल स्वाति, मैथ के ज़रिए सब कुछ पॉसिबल है। अगर कोई निवेशक ये जानना चाहता है कि उनको किस तरीके का रिटर्न मिले और या फिर कितने टाइम लगेगा उनको अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल करने के लिए, 3 गुना करने के लिए, तो इसको एक रूल है जिसको हम रूल 114 बोलते हैं, 114 है ये। और यहाँ पे हमें जैसे हमने पहले 72 से डिवाइड किए थे अपने रिटर्न्स को, यहाँ पे हम 114 से डिवाइड करेंगे और हमें यहाँ पे फिर अवधि मिल जाएगी, हमें टाइम होराइज़न मिल जाएगा कि आपका पैसा कितने टाइम में ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना। और इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपका ईपीएफ से लूँगी जो एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड है। अगर किसी का कुछ कॉर्पस ईपीएफ में पड़ा है जो हमें 8.1% का रिटर्न दे रहा है, तो स्वाति करीबन 14 इयर्स में 14 साल लगेंगे उनका पैसा ट्रिपल होने में, बिकॉज़ वहाँ पे हमें कंपाउंडिंग मिल रही है। और इसी का एक फर्दर वर्ज़न है जो हमें ये दिखाता है कि हमारा पैसा 4 गुना कैसा होगा, कैसे हो सकता है। और इसके लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं 144 144। अगर हम 144 से यही सेम 8.1% का जो हमारा रिटर्न है ईपीएफ का, इसको डिवाइड करेंगे, तो स्वाति हम करीबन 17 साल में अपना पैसा 4 गुना कर सकते हैं। पर जैसे हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ऊपर जाती है, अगर हमने पैसा अपना इक्विटीज में लगाया हो और हमें 11% का रिटर्न मिल रहा हो, तो हमारा पैसा करीबन 13 साल में 4 गुना हो सकता है। तो यहाँ पे हमें टाइम होराइज़न भी पता चल गया। और अगर हमारे पास टाइम होराइज़न है कि हम 4 गुना अपने पैसे को जल्दी करना चाहते हैं, तो हम इसी नंबर को अपने टाइम होराइज़न से डिवाइड कर देंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितना रिटर्न चाहिए उस लक्ष्य को पाने का। तो हमारे पास डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स जो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है इन्वेस्टर्स के लिए, वो हमारे पास अवेलेबल है इन बेसिक प्रबलीन, एक मैथ्स के बात थ्रू। बताइए, क्योंकि हम त्योहारी सीजन में हैं और त्योहारी सीजन में लोग यूजुअली कंप्लेन करते हैं, हालांकि है कंट्रोल उनका ही अपने हाथ पर, कि पैसा हाथ में टिकता नहीं है जी। और ना चाहते हुए भी फिजूल खर्ची हो जाती है। तो क्या ऐसा भी कोई रूल है जिससे हम जी। इस फिजूल खर्ची को शायद डिले कर पाए? ऐसा कोई बना हुआ है जी, नियम? जी, बिल्कुल। बिल्कुल स्वाति, जैसे हमें अक्सर बोला जाता है कि अगर गुस्सा आए तो आप 1 से 10 तक गिनिए, तो थोड़ा-सा गुस्सा शांत हो जाएगा तो शायद हम गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही एक रूल है जो हमें जो इंस्टेंट हम शॉपिंग करते हैं, रात को अपना बैठ के हम ऑनलाइन कुछ परचेज़ कर लेते हैं या मूड खराब है और हम सोचते हैं, चलिए हम कुछ खरीद लें फटाफट, उससे बचाने के लिए हमारे पास एक 7 डे का रूल है। आज अगर हम सोचते हैं कि मैं जाके कुछ 15,000 का, 20,000 का बाय कर लूँ, तो आप अपने आप को एक 7 दिन का पीरियड दीजिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको उस चीज़ को लेने की ज़रूरत है।
और ये सिर्फ रूल जो है ये हमारी शॉपिंग पे नहीं, ये हमारे किसी भी तरीके के बड़े एक्सपेंडिचर से भी हमें बचा सकता है। स्वाति, जैसे कोई ट्रैवल प्लान हो, आपने एकदम से बना लिया, आपने अपनी एयर टिकट्स बुक कर ली जल्दी में और बाद में वो फॉर्मली नहीं हुआ। तो एक 7 डेज़ का कूलिंग पीरियड जो है मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पल्सिव बाइंग से हमें बचा सकता है, एंड स्पेशली वो बाइंग जो किसी तरीके के लोन सेंट्रिक मीडियम से आ रही है, जैसे हम क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं या हम ईएमआई पे वो कोई परचेज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वहां पे ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज को फॉलो करना। प्रवीण बाजपेयी हमारे साथ हैं और हेमंत रुस्तगी से कर रहे हैं हम खास चर्चा। हेमंत जी, रिस्क मैनेजमेंट का आपने जिक्र किया कुछ समय पहले। रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी, कैसे किया जाए? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर किसी के फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो में क्या क्या आता है? स्वाति बिल्कुल सही है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हम अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये है कि हम किस तरीके से अपने गोल्स को पूरा करें। उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं, प्लान भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है, और ये इनफैक्ट रिस्क मैनेजमेंट आपको शुरुआत में करना है और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करना है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे लाइफ में किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। हम फाइनेंशियली अगर हम बात करें, वो हमारी लाइफ का रिस्क हो सकता है, हमारी हेल्थ का रिस्क हो सकता है, या कोई ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है जिसके लिए हमारे पास हम कोई प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने गोल्स को पूरा कर सकें, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसा होता है कि वो जो जो अर्निंग मेंबर है फैमिली में वो नहीं रहे, तो जो फैमिली की जो एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, वो तो वहीं पे रहेंगे। वो पूरे कैसे होंगे? वो पूरे होंगे लाइफ इंश्योरेंस से। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा कि हमारा लाइफस्टाइल है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज ट्रीटमेंट इतनी महंगी हो चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी भी आप निवेशक को देखिए, किसी को भी देखिए, अगर 2-3 दिन अगर हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो इतना बड़ा बिल आता है कि आपका पूरा साल का जो है फाइनेंशियल बजट पूरा हिल जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्विकली मैं बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि आपके पास ये तीनों चीज़ हों, पर्याप्त मात्रा में हो, यानी सम एश्योर्ड जो लाइफ इंश्योरेंस का इतना हो कि अगर ऐसा इवेंट होता है, तो जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, उनको किसी फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना ना करना पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस भी आप उतना लें कि अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी, तो आप अच्छे हॉस्पिटल में जाके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करा सकें। और इमरजेंसी फंड, शायद हमें लगता था पैंडेमिक से पहले 3 या 6 महीने का हो तो बहुत है, लेकिन पता चला कि नहीं, शायद 6 से 12 महीने रखें। और जब मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी फंड, आपके महीने के खर्चे के बराबर, मैं खाली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपकी मंथली कमिटमेंट है, जहाँ पे भी है, उसके ऊपर आपको उसका ध्यान रखना है। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि ये तीनों चीजों को आप प्रोवाइड कीजिए। रिस्क इसके बाद मैनेजमेंट अपना के लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। प्रवीण, अब आपसे मैं जानूंगी अगेन थोड़ा सा संक्षिप्त में चाहते हैं हम, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर हो पाए। यहाँ पर अब रूल्स की बात कर रही हैं, क्या हमारे जो महीने का खर्च होता है उस पर हमारी ईएमआई ज्यादा हावी ना पड़ जाए, उसको भी मैनेज करने का कोई रूल है जो हमारे निवेशक और दर्शक समझ पाए? बिल्कुल, बिल्कुल, एंड आई थिंक ये एक रिस्क मैनेजमेंट का ही एक तरीके से देखिए स्वाति, तो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बिकॉज़ जो भी हमारी ईएमआईज़ हैं, यानी कि हमारे ऊपर उधार कितना है। हमने गाड़ी ली तो आज हम लोन लेते हैं, घर लिया तो हम लोन ले लेते हैं। हमारे क्रेडिट कार्ड के भी कई बार हमारे आउटस्टैंडिंग लोन्स होते हैं लोगों के, और पेमेंट्स नहीं पे हुई होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक बड़ा सिंपल रूल है जिसको हम बोलते हैं 40% ईएमआई रूल। यानी कि अगर आप ₹100 कमा रहे हैं, तो इस सारे टाइप के ईएमआईज़ को मिलाने के बाद आपका वो ₹40 ही होना चाहिए, ₹40 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 40% का जो रूल है, ये जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, ये लोन देते वक़्त भी इस चीज़ पे थोड़ा-सा गौर करती हैं कि आपका कितनी कम है, और ये मेरे ख्याल से एक ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारी अर्निंग्स हैं, हमारी रेगुलर, वो हमारी लायबिलिटीज जो है उनके हमेशा ऊपर चले। तो अपनी लायबिलिटीज को कंटेन करने के लिए ये 40% रूल स्वाति, आई थिंक डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, क्योंकि रूल्स की हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है वो है रीबैलेंसिंग का रूल, जो कि समझना और जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि हमने बात की हेमंत जी फाइनेंशियल प्लानिंग में किन नियमों का पालन करना चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम एसेट एलोकेशन करते हैं, कई बार वो एसेट एलोकेशन बिगड़ जाता है और बार बार हमें इसको रिव्यू और रिबैलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है अपने पोर्टफोलियो को, लेकिन कब करें और कब नहीं करें। सबसे पहले जानूंगी आपसे कि
पोर्टफोलियो रीबैलेंस कौन सी सिचुएशंस में किसी को करनी चाहिए? कब मालूम चले कि अब पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का टाइम आ गया है? देखिए स्वाति, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जो है आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे आपने कहा, आप एक एसेट एलोकेशन बना के चलते हैं और आगे आपको लगता है कि एसेट एलोकेशन में अगर मान लीजिए बदलाव हुए हैं और इतने बदलाव हुए हैं कि आपको फिर से उसी ओरिजिनल एसेट एलोकेशन पे लाना है। तो पहली बात, अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो ब्रॉडली जब तक 10% का आपके पास फर्क ना हो, मान लीजिए आप कंफर्टेबल हैं 60-40, 60 इक्विटी और 40 डेट, जब तक ये 70 तक नहीं पहुंचे तो उसकी जरूरत नहीं है रीबैलेंस करने की। पर जब वो पहुंच जाए तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं, तब शायद आपको दो ही सिचुएशन में रीबैलेंसिंग करनी है। एक तो ये कि जब आप अपने गोल के नजदीक पहुंचने वाले हों, वो क्योंकि आपको पता है कि आपको जो भी गेन्स हैं आपके, वो आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो उस समय पे आपको बहुत ज्यादा रिस्क हो। या सेकंड, कभी आपकी कोई पर्सनल सिचुएशन में बदलाव हो, तब आपको रीबैलेंसिंग करनी है। और रीबैलेंसिंग एसेट क्लास में भी होती है और विद इन एसेट क्लास भी होती है, यानी इक्विटी के अंदर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, और डेट में भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, उसके हिसाब से भी आपको अपने पोर्टफोलियो में विद इन एसेट क्लास भी रीबैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अगेन बहुत जरूरी है कि बार बार भी ना करें। बस बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है और आप पहुंच गए पोर्टफोलियो देखने के लिए और वहां पर आपने अपने पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है पोर्टफोलियो रीबैलेंस के, जो हमने आज समझे। बहुत धन्यवाद करेंगे प्रबलीन आपका और हेमंत जी आपका, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज के इस एपिसोड में शामिल हुए। थैंक यू सो मच।